तो तुम्हारा नाम समिष्ट है, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। नीचे झुककर समिष्ट के सामने आ गया और अपना हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम देव है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। समिष्ट खड़ा हो गया, अपना पंजा बढ़ाकर देव से हाथ मिलाया और बोला, मालिक, अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, हम सब दोस्त हैं, देव ने कहा, जिज्ञासा से समिष्ट को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। समिष्ट, तुम किस तरह का राक्षस जानवर हो? तुम कहां से आए हो? तुम इस प्राचीन मीनार में कैसे पहुंचे? समिष्ट ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं जागा तो मैं इसी प्राचीन मीनार के अंदर था। मीनार की मुहर ने मुझे 7वीं मंजिल पर कैद कर रखा था और तुम्हारा खून संयोग से मुहर तोड़ने में सक्षम था। मेरा खून मुहर तोड़ सकता है? देव का चेहरा बदल गया। आश्चर्य नहीं कि समिष्ट सांड ने उनसे कई बार खून लेने को कहा था। पता चला कि वह अपने शरीर की मुहर हटाना चाहता था। इससे देव को अपनी रक्त वंशावली के बारे में और भी जिज्ञासा हुई। समिष्ट, क्या तुम्हें पता है कि मेरी रक्त वंशावली क्या है? मुझे नहीं पता। देव ने मन ही मन सांस ली। लगता था कि उसकी रक्त वंशावली का रहस्य उसके साथ लंबे समय तक रहेगा। अगर वह जान पाता कि यह किस तरह की रक्त वंशावली है, तो शायद वह इसे सक्रिय करने और नियंत्रित करने का तरीका ढूंढ ले। लेकिन अब भी उसके पास ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इसके बाद देव ने समिष्ट से थोड़ी देर बात की। समिष्ट मुहर से अभी अभी मुक्त हुआ था और थोड़ा थका हुआ था, इसलिए वह किनारे पर आराम करने चला गया, जबकि देव ने अपना विशालकाय मुट्ठी कौशल अभ्यास करना जारी रखा। वास्तव में विशालकाय मुट्ठी कौशल बहुत कठिन है। देव के पास हत्या तलवार आत्मा है, लेकिन यह मुट्ठी कौशल अभ्यास में कोई मदद नहीं करती। सौभाग्य से उसने 3 मुद्राएं समझ ली हैं, इसलिए उसकी अभ्यास गति धीमी नहीं है, लेकिन वह केवल पहले स्तर में प्रवेश कर पाया है। वह पहले स्तर से थोड़ा कम है। अगले दिनों में देव ने विशालकाय मुट्ठी कौशल का अभ्यास लगन से जारी रखा। हालांकि लगता था कि वह किसी बाधा में फंस गया है। चाहे वह कितनी भी बार अभ्यास करे, वह सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था, जिससे वह बहुत निराश हो गया। वाह! इसी समय समिष्ट आया। वास्तव में जब देव विशालकाय मुट्ठी कौशल अभ्यास कर रहा था, तो वह किनारे पर ध्यान से देख रहा था और हर थोड़ी देर में उसके आंखों में सोचने वाली चमक आ जाती। क्या हुआ? मुहर पूरी तरह से टूट नहीं गई? देव ने आते हुए समिष्ट को देखा और पूछा। समिष्ट ने सिर हिलाया, सिर नीचे किया और थोड़ी देर बाद बोला, मालिक, जब मैंने अभी तुम्हारा यह मुट्ठी कौशल सेठ देखा, तो मुझे लगा कि कुछ हिस्से तुमने अच्छे से नहीं किए। हूं। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि समिष्ट इस स्तर के अभ्यास कौशल को समझ सके। यहां तक कि कुछ ज्वनलिंग राज्य के प्रतिभाशाली भी इसे न समझ पाएं। इससे पता चलता था कि समिष्ट बहुत बुद्धिमान था और कल्पना करना कठिन था कि वह एक राक्षस जानवर हो। देखो, देव ने संदेहपूर्ण मन से कहा। आखिरकार समिष्ट राक्षस जाति का था और यह मुट्ठी कौशल सेठ भी राक्षस जानवरों से संबंधित था। शायद वह वास्तव में कुछ सुराग देख सके। समिष्ट देव के पास आया और बोला, मालिक, इस मुट्ठी कौशल सेठ को फिर से दिखाओ। ठीक है। देव किनारे पर गया, अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और खुद को सबसे अच्छी अवस्था में ढाला, ताकि विशालकाय मुट्ठी कौशल अभ्यास कर सके। फू! विशालकाय मुट्ठी कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जब देव ने इसे छोड़ा तो यह हवा पर सवार बाघ की तरह था। हर मुट्ठी के साथ हवा जोर से गरज उठी और विस्फोट की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। एक पल रुको मालिक! अचानक समिष्ट चिल्लाया। देव ने तुरंत अपना काम रोक दिया। उस मुट्ठी में तुमने ज्यादा ताकत लगाई। हालांकि यह मुट्ठी शैली अपनी शक्ति और प्रभुत्व के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें कुछ सूक्ष्मता भी चाहिए। विशेष रूप से हर मुट्ठी के बीच संक्रमण हल्का और सुगम होना चाहिए। केवल शक्ति और कोमलता को मिलाकर ही इस मुट्ठी शैली की शक्ति को अधिकतम किया जा सकता है, समिष्ट ने गहरी आवाज में कहा। देव ने भौहें सिकोड़ी, समिष्ट के शब्दों पर विचार किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। सही कहा, आश्चर्य नहीं।
जब मैं पहले अभ्यास करता था तो हमेशा महसूस होता था कि यह पर्याप्त सुगम नहीं है। पता चला कि मैंने ताकत पर ज्यादा ध्यान दिया और कोमलता को नजरअंदाज कर दिया। फिर देव ने विशालकाय मुट्ठी कौशल फिर से किया। इस बार उसके कदम पहले से कहीं अधिक सुगम और स्वाभाविक थे। समिष्ट किनारे से देखता रहा और जब भी उसे कोई समस्या दिखी तो उसने लिन को सूचित किया। मालिक, वह मुट्ठी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। मालिक, वह मुट्ठी अच्छी थी, लेकिन तुम और तेज हो सकते थे और अधिक चालाक कोण से। परिणाम स्वरूप देव का विशालकाय मुट्ठी कौशल रॉकेट की तरह तेजी से सुधरा। 3 बार बाद देव ने विशालकाय मुट्ठी कौशल फिर से छोड़ा। इस बार उसका मुट्ठी कौशल सुगम बहा, हवा से सीटी बजाई। जब उसकी मुट्ठी निकली तो विशालकाय का भूत प्रतीत होता हुआ प्रकट हुआ, जिससे यह भयंकर और शक्तिशाली लगी। सफलता! विशालकाय मुट्ठी कौशल पहला स्तर। देव की आंखें चमकीं और उसके चेहरे पर उल्लास भर गया। उसने किनारे पर देख रहे समिष्ट को उठाया, हवा में उछाला और फिर पकड़ लिया। वह इतना उत्साहित था। आखिरकार यह उच्च स्तर का अभ्यास कौशल है, जो कुछ बड़े साम्राज्यों में भी दुर्लभ है। उसने 1 महीने से कम समय में पहले स्तर तक अभ्यास किया, जो दुनिया में बिल्कुल दुर्लभ है। निम्न स्तर के अभ्यास कौशल की शक्ति, यहां तक कि केवल पहले स्तर पर उच्च स्तर के पृथ्वी रैंक अभ्यास कौशल के 6ठे स्तर के बराबर है, जो दर्शाता है कि यह कितना भयानक है। मूल रूप से देव की सबसे मजबूत चालें हत्या तलवार कौशल और तलवार ऊर्जा तूफान थीं, लेकिन अब वे प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी बन गई हैं। अगर वह फिर से यशस्वी और उसके समूह का सामना करता तो देव को उन्हें हराने का पूर्ण विश्वास था। निश्चित रूप से उसने अभी विशालकाय मुट्ठी कौशल की शक्ति का परीक्षण नहीं किया था, इसलिए वह ठीक से नहीं जानता था कि यह कितनी शक्तिशाली है। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया। चलो समिष्ट, यहां से निकलते हैं, देव ने कहा, और समिष्ट एक छलांग लगाकर कूद गया और सीधे उसके कंधे पर चढ़ गया। मनुष्य और जानवर 7वीं मंजिल से नीचे उतरे। 6ठी मंजिल। यशस्वी और बाकी क्रॉस लेग्ड बैठे चुपचाप अभ्यास कर रहे थे। टक टक। तभी 7वीं मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। फुस। लगभग एक साथ यशस्वी और बाकी ने आंखें खोलीं। उनकी नजरें सीढ़ियों पर टिक गईं। वे आखिरकार बाहर आ गए। यशस्वी ने होंठ चाटे, उसके चेहरे पर हत्या का इरादा दिखा। बाकी भी खड़े हो गए, किसी भी क्षण कार्य करने को तैयार। टक टक। धीमे कदमों के साथ एक आकृति 6ठी मंजिल पर प्रकट हुई। यह देव था, जिसके कंधे पर एक सफेद कुत्ता बैठा था। तुम्हारा छोटा कचरा, तुम आखिरकार बाहर आ गए। मैंने सोचा था कि तुम जीवन भर कायर बने रहोगे, यशस्वी ने ठंडे स्वर में कहा। सभी बहु रत्न सौंप दो और शायद हम तुम्हें जल्दी मरने देंगे, एक अन्य युवक ने कहा। एक समूह मूर्खों, क्या तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते? मैं 7वीं मंजिल पर इतने लंबे समय से था, क्या तुम्हें लगा कि मैं पूरे समय सो रहा था? मैंने उन बहु प्रकटीकरण रत्नों को बहुत पहले ही इस्तेमाल कर लिया। क्या? तुम्हारा हरामी, तुम्हें कैसे हिम्मत? धिक्कार है, तुमने मेरे सभी बहु प्रकटीकरण रत्न इस्तेमाल कर लिए। बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर यशस्वी और बाकी क्रोधित हो गए। वे मूल रूप से सोचते थे कि देव जीवित रहने के लिए बहु प्रकटीकरण रत्न जरूर रखेगा। वे यहां लगभग 1 महीने से इंतजार कर रहे थे, सब देव के हाथों में रत्नों के लिए, लेकिन अब देव ने सभी रत्न इस्तेमाल कर लिए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने यहां लगभग 1 महीने का समय बर्बाद कर दिया? तुरंत यशस्वी और बाकी क्रोध से भर गए। उनकी आंखें खून से लाल हो गईं, देव को हत्या के इरादे से घूरते हुए। लड़के, मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगा। चूंकि वे रत्न हासिल नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने देव पर अपना गुस्सा निकाला। एक साथ हमला करो, तुम सफेद कुत्ते। स्विश स्विश। यशस्वी और बाकी आगे कूदे। उनकी आभा फूट पड़ी और वे देव की ओर दौड़े। समिष्ट, तुम एक को संभालो और मैं बाकी 3 को, ठीक है? कोई समस्या नहीं मालिक। ठीक। धड़। लगभग एक साथ देव और समिष्ट भी फूट पड़े। वह सफेद प्रकाश और छाया की धारा में बदल गया। तुरंत एक लंबे युवक की ओर दौड़ा। धम। जोरदार धमाके के साथ लंबा युवक पीछे उछल गया, भय से समिष्ट को घूरता हुआ। समिष्ट फिर से लात मारकर आगे कूदा। देव, मरने को तैयार हो जाओ।
क्रोधपूर्ण चीख के साथ यशस्वी ने अपनी भाला आगे बढ़ाई। भाला के सिर पर असीम आग इकट्ठी हुई और डंडे के चारों ओर जंगली घूमी, जैसे कि एक भयानक आग का ड्रैगन लीन की ओर झपटा हो। साथ ही बाकी दो ने अपनी अपनी आत्मघाती चालें इस्तेमाल कीं। एक क्षण में 3 शक्तिशाली आभाएं फैलीं और देव को घेर लीं। हत्या तलवार कौशल, लोगों को मारो। देव ने अपनी उंगलियां इशारा किया और शून्य में काटा। एक भयानक लाल रक्त इंद्रधनुष छोड़ दिया। बूम! कान फाड़ देने वाली गरज के साथ स्थान जोर से कांपा। रक्त इंद्रधनुष बिखर गया और एक भयानक आंधी उसकी ओर दौड़ी, जिससे देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह तेजी से पीछे हटा, जबकि उसका शरीर तेज गति से घूमा और असीम तलवार ऊर्जा एक भंवर में बदल गई, उड़ गई। तलवार ऊर्जा तूफान, धड़ धड़ धड़। विस्फोट एक के बाद एक गूंजे, ऊर्जा के फूटने लगे और भयानक सदमे की लहरें बाहर फैलीं, जिससे स्थान ही कांप उठा। धम! शक्तिशाली बल को झाड़ते हुए देव पीछे लड़खड़ाया। उसके मुंह के कोने से खून की बूंद टपकी। जैसा कि अपेक्षित था, मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता के साथ केवल तलवार ऊर्जा तूफान और हत्या तलवार कौशल पर निर्भर रहकर जीतने का कोई मौका नहीं। देव ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। आखिरकार यशस्वी और बाकी बड़े साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञ हैं और उनके पास कोई अभ्यास स्तर नहीं है। वे अभ्यास करते हैं, वे सभी पृथ्वी रैंक स्तर के हैं। इस मामले में देव का कोई लाभ नहीं है। लगता है यह एकमात्र विकल्प है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा कचरा, घुटनों पर गिरकर दया मांगो, घुटनों पर गिरो और मुझे तुम्हें जाने दो। यशस्वी पागल की तरह चिल्लाया। देव को इस तरह मारना बहुत आसान था। वह देव को अपमानित देखना चाहता था, उसे दयनीय हालत में घुटनों पर दया मांगते हुए। केवल तभी वह अपना गुस्सा शांत कर सकता था। मूर्ख! तुम्हारा कचरा, तुम क्या कह रहे हो? यशस्वी ने निराशा से चिल्लाया। इस बिंदु पर देव अभी भी ऐसी बकवास बोलता है। वह वास्तव में नहीं जानता कि मौत क्या है। अगर मुझे जीत की पूर्ण निश्चितता न होती तो मैं यहां क्यों आता? देव ने शांतिपूर्वक कहा। तुम सिर्फ रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हम तीनों को हरा सकते हो। यह सपना है। तुम अभी भी जिद्दी हो। पहले मैं तुम्हारा अभ्यास नष्ट कर दूं, फिर तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूं और तुम्हें मरने की इच्छा कराऊं। यशस्वी ने दांत पीसे और धमकी भरे स्वर में कहा। बस बातें बंद, तुम तीनों एक साथ आओ। देव ने यशस्वी और बाकियों को देखा, पूरी तरह से उदासीन दिखते हुए, जैसे कि यह मामूली बात हो। देव के स्वर और रवैये ने न केवल यशस्वी को बल्कि बाकी दो को भी क्रोधित कर दिया। वे मरने वाले थे, फिर भी वह चिल्ला रहा था। वह वास्तव में मौत मांग रहा था और उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे मत मारो, उसकी जान बख्श दो, मैं उसे ठीक से यातना देना चाहता हूं, यशस्वी ने गरजते हुए कहा। फिर पैर पटका और बाहर कूदा, बाकी दो उसके पीछे पीछे। धम! तभी थोड़ी दूर से जोरदार विस्फोट आया। वहां एक लंबा युवक जमीन पर पड़ा था, खून से सना हुआ। उसके सिर पर सफेद कुत्ता खड़ा था, देव की ओर देखता हुआ। बूम! 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 3 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं देव की ओर दौड़ीं। चालें पहुंचने से पहले ही भयानक गति ने हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। मर जाओ! भयानक सदमे की लहर के बीच यशस्वी की भयानक आवाज गूंजी। विशालकाय मुट्ठी! अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। देव ने मुट्ठी कसी। हवा और वज्र तलवार की 3 शक्तियां एक साथ छोड़ीं। 3 शक्तियां अचानक उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हुईं। हवा की शक्ति तीखी और अप्रत्याशित, बिजली की शक्ति हिंसक और उन्मादी, और तलवार की शक्ति तीखी और प्रभुत्वपूर्ण। 3 शक्तियां मिलकर विशालकाय मुट्ठी कौशल तकनीक के संचालन के तहत एक भयानक शक्ति में विलीन हो गईं। फू! एक मुट्ठी के साथ हवा गर्जी जैसे कि तूफान फूट पड़ा हो और एक शक्ति का उफान फूट पड़ा। देव के पीछे एक भव्य विशालकाय का छायामय आकृति प्रकट हुई और गायब हो गई। एक क्षण में यशस्वी और बाकियों के हमलों का विशालकाय मुट्ठी से टकराव हुआ। धम! कान फाड़ देने वाला विस्फोट गूंजा। भयानक सदमे की लहरें बाहर फैलीं, स्थान कांप उठा और हवा के प्रवाह उन्मादी हो गए। रार! कान फाड़ देने वाली गरज फूटी और एक क्षण में यशस्वी और बाकियों के हमले चूर चूर हो गए। क्या? यशस्वी और बाकी स्तब्ध हो गए।
वे बचने से पहले ही एक अतुलनीय, शक्तिशाली और प्रभुत्वपूर्ण बल ने उन्हें घेर लिया। धम! पूरी लोहे की मीनार जोर से कांपी और फिर 3 आकृतियां तोप के गोले की तरह मीनार की दीवार से टकराईं और नीचे गिर गईं। पूरे समय समिष्ट चुपचाप किनारे पर खड़ा था, इस दृश्य को देखता हुआ। यह कैसे संभव है? यशस्वी ने संघर्ष करते हुए खड़े होने की कोशिश की, फिर एक मुट्ठी खून उगला और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। हाथों से खुद को संभालते हुए गिरने से बचाया। बाकी 2 भी इसी हालत में थे, गंभीर चोटें लगीं और मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। यह विश्वास करना कठिन था कि यशस्वी और बाकी, जो अपने अपने साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञ थे, जो यहां तक कि चांग कोंग वूजी जैसे लोगों से कहीं आगे थे, जब एकजुट हुए तो भी लिन से हार गए। यह प्राचीन राक्षस दमन मुट्ठी वास्तव में शक्तिशाली है। एक ओर देव ने मुट्ठी वापस ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। आपको पता होना चाहिए कि उसने केवल पहले स्तर तक पहुंचा था, जैसा कि उच्च स्तर के युद्ध कौशल की अपेक्षा की जाती है। क्या यह उच्च स्तर का युद्ध कौशल है? यशस्वी ने अविश्वास से बुदबुदाया। उस पल देव उसके सामने प्रकट हो गया, ठंडे से उसे नीचे देखते हुए। रैंक वाले युद्ध कौशल हर बड़े साम्राज्य में मौजूद है, लेकिन बहुत कम ही उन्हें महारत हासिल कर पाते हैं। यहां तक कि यशस्वी जैसे प्रतिभाशाली को भी अधिकतम मूल बातें ही समझ आती हैं। यशस्वी, दुर्भाग्य से मरने वाला तुम हो, देव ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखों में हत्या की चमक चमकी। देव हमेशा उन लोगों के प्रति आंख के बदले आंख के सिद्धांत का पालन करता था जो उसे मारना चाहते थे, और वह कभी उनका सहन नहीं करता था। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं 1000 चाकू साम्राज्य का मास्टर हूं। अगर तुम मुझे छुओगे तो 1000 चाकू साम्राज्य तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यशस्वी ने धमकी दी। अगर मैं तुम सबको मार दूं तो कौन जानेगा? देव ने तिरस्कार से कहा और हमला करने वाला था। रुको, मैं तुम्हें सभी चांदी के टोकन दे सकता हूं, और कुछ गोलियां और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। जब तक तुम मुझे न मारो, तुम सब ले सकते हो। देव के हत्या के इरादे को महसूस कर यशस्वी डर गया और जल्दी झुक गया। उसके पास अभी उज्जवल भविष्य था और वह यहां नहीं मर सकता था। जब तक वह जीवित रहे, जब तक देव उसे जाने दे, उम्मीद है जैसे ही वह लौटेगा उसे तुरंत साम्राज्य के उच्च कमान को रिपोर्ट करना चाहिए और देव को फांसी देनी चाहिए। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो यहां सब कुछ तुम्हारा। यशस्वी ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ देव को सौंपी। हालांकि उसके दिल में भयानक घृणा भरी थी और वह बदला लेने की योजना बना रहा था। देव द्वारा भंडारण अंगूठी स्वीकार करने को देखकर यशस्वी के चेहरे पर खुशी की झलक आई, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक चमकी। हाँ, हालांकि अगले पल उसे तलवार ऊर्जा का सामना करना पड़ा। तलवार ऊर्जा ने यशस्वी की भौं छेद दी, अंडे के आकार का खूनी छेद बना दिया। यशस्वी ने अविश्वास से देव को घूरा। उसके चेहरे पर आश्चर्य, भ्रम और ईर्ष्या दिखी। वह ठीक से नहीं समझ पाया कि वह क्या सोच रहा था। मैं कभी बाघ को पहाड़ों में वापस नहीं छोड़ता। देव ने हल्के से मुस्कुराया और यशस्वी ने अंतिम सांस ली। स्विश स्विश! यशस्वी गिरते ही बाकी 2 ने तुरंत हमला किया। उन्हें समझ आ गया था कि देव उन्हें चुप कराने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्हें मौत से लड़ना था। हालांकि वे पहले से ही अपनी सीमा पर थे, गंभीर रूप से घायल, और देव के लिए कोई मुकाबला नहीं। पफ! खून का छींटा उछला और 2 आदमी धड़ाके से जमीन पर गिरे, उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे। देव ने 3 भंडारण अंगूठियां ले लीं, समिष्ट के पास गया और एक और भंडारण अंगूठी ले ली। वाह! समिष्ट उछल उछल कर घूमा, जमीन पर लाश को देखा, फिर देव को देखा जैसे कि श्रेय मांग रहा हो। बहुत अच्छा किया! देव ने हृदय से हंसा और समिष्ट उसके कंधे पर कूद गया, उसके गाल को रगड़ा। दोनों फिर प्राचीन मीनार से बाहर निकले। इस बिंदु पर चयन प्रतियोगिता के अंत से आधे से अधिक समय बीत चुका था। देव और समिष्ट ने आकस्मिक रूप से एक पहाड़ी जंगल ढूंढा, राक्षसों का शिकार किया और अपनी शक्ति बढ़ाई। हालांकि समिष्ट को राक्षसों का शिकार करने में ज्यादा रुचि नहीं थी, वह अधिकांश समय सोने में बिताता था। देव इसके बारे में काफी लाचार था।
दिन के आधे से अधिक समय समिष्ट सोता था, जैसे कि उसे कभी नींद पूरी न हो। उसके शिकार किए राक्षस जानवरों के राक्षस कोर को देव ने निगल लिया और उसने कुछ दुर्लभ सामग्रियों को अपनी भंडारण अंगूठी में इकट्ठा किया। उस शाम उसने रहस्यमय वन अजगर का राक्षस क्रिस्टल कोर निकाला ताकि अपना अभ्यास बढ़ाए। 12 तक देव ने रहस्यमय वन अजगर का राक्षस क्रिस्टल कोर पूरी तरह अवशोषित कर लिया। शिकार से प्राप्त राक्षस क्रिस्टल कोर के साथ मिलाकर उसका अभ्यास स्तर तेजी से झुअनलिंग राज्य के चौथे स्तर तक पहुंच गया। 1 महीने से कम समय में वह झुअनलिंग राज्य के तीसरे से चौथे स्तर तक बढ़ गया। अगर यह बात फैल जाती तो हर कोई स्तब्ध रह जाता। निश्चित रूप से अभ्यास में तेजी से सुधार के अपने नुकसान भी हैं। मजबूत आधार के बिना देव को इसे मजबूत करने के लिए समय चाहिए। जैसे ही देव ने सफलता प्राप्त की, उसके शरीर पर चांदी का पट्टा अचानक चमकने लगा। फिर उसके पैरों के नीचे एक चतुर जादुई वृत्त प्रकट हुआ, उसे प्रकाश में लपेट लिया। अगले पल देव क्लाउड माउंटेन रेंज के जादुई सरणी के अंदर प्रकट हो गया। लगभग एक साथ सैकड़ों आकृतियां विभिन्न जादुई सरणियों के अंदर प्रकट हुईं। चयन प्रतियोगिता के अंत तक आपके पास चांदी का पदक होगा। जैसे ही चांदी के पदक पर आध्यात्मिक चिन्ह सक्रिय हो जाते हैं, आप स्वचालित रूप से यहां प्रसारित हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से यहां मौजूद हर कोई इस चयन प्रक्रिया का जीवित बचा हुआ है। देव ने चारों ओर आकस्मिक नजर डाली। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। केवल थोड़े से 200 से अधिक लोग थे। ध्यान देने योग्य है कि जब चयन प्रतियोगिता शुरू हुई तो 650 से अधिक प्रतिभागी थे, लेकिन केवल लगभग 1/3 ही सुरक्षित लौट सके। बाकी 2/3 हमेशा के लिए क्लाउड पहाड़ों में दफन हो जाएंगे। यह वास्तव में बहुत क्रूर है। दूसरी ओर, ऐसे क्रूर वातावरण में जीवित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं। निश्चित रूप से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां लोग परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं, जो अच्छी किस्मत या अन्य कारकों के कारण हो सकता है, लेकिन यह भी किसी की क्षमता का हिस्सा है। इस समय चयन प्रतियोगिता की शुरुआत में 3 बूढ़े पुरुषों के अलावा कई अन्य चेहरे भी यूनशान पहाड़ों में आ गए। ये लोग स्पष्ट रूप से 4 गुटों में बटे हैं। एक समूह बिजली के पैटर्न वाली नीली रोब पहने लोग, जिनका नेतृत्व कुछ सफेद बालों वाले पुरुष कर रहे थे, जिनकी आंखें बिजली की तरह थीं, गहन और भयानक आभा दे रहे थे, जैसे छिपे हुए बिजली के गोले। एक अन्य शक्ति, गहरी लाल रोब पहने, गोरी त्वचा और ठंडा भाव, ठंडक और कपटी भावना दे रहे। एक समूह तंग तलवारधारी रोब पहने, वीर भावना फैलाते, पीठ पर लंबी तलवारें लटकाए, बहुत स्वतंत्र और अनियंत्रित दिखते। अंतिम शक्ति में केवल 3 लोग थे, सभी बर्फ नीली गाउन पहने महिलाएं। नेता एक सुंदर महिला थी जिसकी भौहों के बीच लाल बिंदु था और ठंडा भाव, जैसे बर्फ का टुकड़ा। हालांकि इस शक्ति से केवल 3 महिलाएं आईं, लेकिन अन्य 3 शक्तियां उन्हें देखने की हिम्मत नहीं करतीं, और यहां तक कि उनकी आंखों में आशंका भरी थी। अगर कोई जानकार व्यक्ति मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि ये 4 शक्तियां लहर रक्षक डोमेन की 6 प्रमुख शक्तियों से संबंधित हैं। बिजली कारागार संप्रदाय, रक्त राक्षस संप्रदाय, तलवार संप्रदाय और बर्फ आत्मा महल। 6 प्रमुख शक्तियों में से 4 पहले ही पहुंच चुकी हैं। लायसी का उद्देश्य निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती और चयन करना था। हालांकि लहर रक्षक डोमेन में मुख्य प्रतियोगिता अब भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन 4 प्रमुख क्षेत्रों में चयन प्रतियोगिताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और कई प्रतिभाओं की खोज हो चुकी है। विशेष रूप से 3 संप्रदायों के लिए, क्योंकि वे 6 प्रमुख शक्तियों में निचले स्थान पर हैं। कई अच्छे छात्रों को झुअनमेन, उजाड़ महल और सौभाग्य बर्फ महल द्वारा छीन लिया गया है। इसलिए वे केवल जल्दी पहुंच सकते हैं और कुछ प्रतिभाओं को जीतने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कहावत पानी के टावर के पास रहने वाला चंद्रमा पहले पाता है, इस सिद्धांत को दर्शाती है। निश्चित रूप से कुछ असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए उनके लक्ष्य झुअनमेन और उजाड़ महल हैं, और वे अन्य संप्रदायों के प्रयासों को सुनेंगे नहीं। चयन प्रतियोगिता के समाप्त होने और जीवित बचे लोगों के प्रसारित होने के साथ 4 प्रमुख शक्तियों के लोग
सभी जलती आंखों से भीड़ को स्कैन कर रहे थे, सोच रहे थे कि पहले हमला करें। निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं देखा जा सकता, पहले चांदी के पदकों की संख्या गिननी होगी। सभी उम्मीदवार 3 पंक्तियों में बंट जाएं, एक एक करके आगे बढ़ें और लहर रक्षक टोकन सौंपें। 3 बूढ़े पुरुषों ने शांतिपूर्वक कहा और 3 पत्थर की मेजों पर बैठ गए, प्रत्येक दर्जन मीटर दूर। पत्थर की मेजों के सामने एक लंबी कतार पहले से ही बन चुकी थी। इस बीच 4 प्रमुख गुटों के सदस्य चुपचाप किनारे पर खड़े थे, उम्मीदवारों को अपने विचारों के साथ देखते हुए। देव एक समूह में खड़ा था और भीड़ में थोड़ी देर खोजा। आखिरकार अक्षिता और बाकियों को ढूंढ लिया। उन्हें सुरक्षित देखकर वह राहत महसूस कर रहा था। अचानक एक ठंडी हत्या की मंशा आई, जिससे देव का चेहरा बदल गया। उसने सिर तेजी से घुमाया और देखा कि थोड़ी दूर एक समूह से एक नीली रोब वाला युवक उसे ठंडे से घूर रहा था। जितेश! देव की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसने तुरंत व्यक्ति को जितेश के रूप में पहचान लिया। जितेश बिजली कारागार संप्रदाय की शक्तियों के साथ आया था। वह था जिसने कई बड़े साम्राज्यों के विशेषज्ञों को रिश्वत दी थी ताकि देव की जान लें। जितेश ने देखा कि देव अभी भी जीवित है। वह अत्यंत स्तब्ध था। उसे लगा था कि देव हमेशा के लिए युनशान पहाड़ों में दफन हो जाएगा। क्या यह संभव है कि वे लोग उसे नहीं ढूंढ पाए? जितेश ने सिर नीचे किया और सोचा। यह एकमात्र संभावना थी। उसे पता था कि देव की युद्ध क्षमता बड़े साम्राज्यों वालों के लिए कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा जिन लोगों को उसने रिश्वत दी थी, वे सभी बड़े साम्राज्यों के सर्वश्रेष्ठ थे। देव को मारना कोई समस्या नहीं होती। धिक्कार है, इस आदमी को वास्तव में बहुत किस्मत है। जितेश न चाहते हुए भी थूक दिया। पहले स्टार साम्राज्य के लगभग सभी लोग युनशान पहाड़ों में मर जाते थे, केवल थोड़े से संयोग से बच जाते थे। स्पष्ट रूप से जितेश के अनुसार देव को चयन प्रतियोगिता की शुरुआत से अंत तक कहीं छिपा रहना पड़ा होगा। तो क्या अगर तुम्हें 6 चांदी के पदक न मिले तो तुम्हें खारिज कर दिया जाएगा? जितेश ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। गुप्त रूप से योजना बना रहा था कि चयन प्रतियोगिता के बाद लिन को खत्म करने का अवसर कैसे ढूंढे। 3 पत्थर की मेजों के सामने 3 लंबे ड्रैगन एक पंक्ति में व्यवस्थित थे। वे जानते ही दर्जनों लोग पहले ही अपनी चांदी की पदकों को निकाल चुके थे, लेकिन अधिकांश लोगों को केवल 2 या 3 ही मिले और सबसे अधिक केवल 7। केवल कुछ ही पास हुए। अगर योग्य चांदी पदकों की संख्या 100 से कम हो तो बाकी स्थान चांदी पदकों की संख्या के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। नदी साम्राज्य दर्शन 57 टुकड़े। पत्थर की मेज के पीछे सफेद बालों वाले बूढ़े ने पुकारा, उसके स्वर में आश्चर्य की झलक। इन शब्दों ने तुरंत हंगामा मचा दिया। 57 टुकड़े, मेरा! यह कमाल है। आश्चर्य नहीं कि तुम बड़े साम्राज्य की प्रतिभा हो, यह अन्यायपूर्ण है। मैंने इतनी मेहनत की और केवल 6 मिले, बस पास होने लायक। यह इतना अन्यायपूर्ण है। तुम्हें क्या पता वे चांदी टोकन सभी उसके द्वारा इकट्ठे न किए गए हों। बड़े साम्राज्यों की बड़ी आबादी होती है और उसी साम्राज्य के कई लोग अपने अतिरिक्त टोकन शीर्ष रैंक वाले व्यक्तियों को देते हैं ताकि वे विभिन्न प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर सकें। समझ गया? भीड़ चर्चा में व्यस्त हो गई, जबकि दर्शन के समान स्टार साम्राज्य के युवा गर्व से भरे थे। कतार के सबसे आगे चांदी के परिधान वाले युवक ने मुस्कुराते हुए आसपास के लोगों की ईर्ष्या और आश्चर्य भरी नजरों का आनंद लिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दर्शन था। निश्चित रूप से प्राचीन मीनार से पहले ही निकल जाना सही था, दर्शन ने मन ही मन सोचा, अन्यथा वह इतने सारे चांदी टोकन इकट्ठे न कर पाता। 50 से अधिक चांदी पदक। यह दर्शन नाम का लड़का काफी रोचक है। वज्र संप्रदाय की दिशा से एक लंबा पतला बूढ़ा ग्रे बालों वाला पुरुष हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर आकस्मिक रूप से दोनों ओर घूमी। इस व्यक्ति पर ध्यान दो और बाद में अभ्यास और आदान प्रदान बैठक में उसे जीतने की कोशिश करो। हां, दोनों ओर से कई बूढ़े जवाब दिए। 50 से अधिक चांदी पदक, बुरा नहीं। रक्त राक्षस संप्रदाय में एक सूखे चेहरे वाले बूढ़े ने हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर झुर्रियां स्पष्ट रूप से लहराईं। इस दर्शन पर नजर रखो।
हमें बाद में उसे जीतने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। दूसरी ओर तलवार संप्रदाय की दिशा में एक लंबे बालों वाले बूढ़े ने खुद से सिर हिलाया। यह दर्शन बुरा नहीं है। अगर वह मेरे तलवार संप्रदाय में शामिल हो सके तो उसका भविष्य असीमित होगा। बुजुर्ग, लगता है कि बिजली कारागार संप्रदाय और रक्त राक्षस संप्रदाय भी इस व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे लिए उसे जीतना बहुत कठिन होगा। उसके पास एक उपासक ने सिर हिलाया और सांस ली। लहर रक्षक डोमेन 6 प्रमुख शक्तियों से बना है, जो एक संप्रदाय, 2 महलों और 3 कुलों में बंटा है। संप्रदाय झुअनमेन है, सबसे मजबूत और अटल शक्ति। 2 महल उजाड़ महल और सौभाग्य बर्फ महल हैं, जो बराबर हैं। 3 कुल तीसरे स्तर की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 3 संप्रदायों में बिजली कारागार संप्रदाय सबसे मजबूत है और तलवार संप्रदाय सबसे कमजोर। इसलिए कम लोग तलवार संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। अधिकांश उनकी प्रतिभाएं बिजली कारागार संप्रदाय और रक्त राक्षस संप्रदाय द्वारा छीन ली जाती हैं। तलवार संप्रदाय को केवल बचे खुचे मिलते हैं। हाय, बुजुर्ग ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और थोड़ी चुप्पी के बाद, चलो पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी ओर बर्फ आत्मा महल पूरी तरह चुप था। बर्फ आत्मा महल मुख्य रूप से आध्यात्मिक पैटर्न प्रतिभाओं को भर्ती करता है। युद्ध कौशल अभ्यास द्वितीयक है। जब तक किसी के पास अत्यंत उच्च युद्ध कौशल प्रतिभा न हो, उनके हित को जगाना कठिन है। जल्द ही दर्शन द्वारा मचाए हंगामे का शांत हो गया और गणना जारी रही। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। नदी साम्राज्य वंदन 61 टुकड़े। जैसे ही उसने कहा, चर्चा की एक और लहर उठी। हर कोई स्तब्ध और चर्चा में व्यस्त हो गया। इस युवक की प्रतिभा दर्शन से कम नहीं। दोनों नदी साम्राज्य की प्रतिभाएं हैं। हमें उसे जीतना होगा। ले युजोंग, ग्रे बालों वाले बूढ़े के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखी। रक्त राक्षस संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी भी अपनी चालाकी दिखा रहे थे। उनका जीतने का इरादा स्पष्ट था। जैसे ही बर्फ आत्मा महल के लिए समूह के प्रमुख सुंदर महिला ने हल्के से देखा, लेकिन बस इतना ही। गणना फिर जारी रही। इसके बाद कुछ प्रतिभाशाली एक के बाद एक उभरे, लेकिन अधिकांश को केवल 20 या 30 चांदी पदक मिले, सबसे अधिक 37। दर्शन या वंदन जितना उत्कृष्ट कोई नहीं दिखा। फिर भी 20 या 30 प्राप्त करना पर्याप्त साबित करता है कि वे विभिन्न बड़े साम्राज्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और कई संप्रदाय उन्हें जीतने की कोशिश कर रहे थे। वज्र संप्रदाय की दिशा से जितेश की नजर उसी स्थान पर टिकी रही। आखिरकार देव का नंबर लगभग आ गया। तुम्हारा कचरा, देखते हैं तुम कैसे बेवकूफ बनते हो। जितेश ने मन ही मन तिरस्कार किया, देव के केवल एक चांदी पदक निकालने पर सबके हंसने की कल्पना करते हुए। देव निश्चित रूप से जितेश की नजर को नोटिस कर चुका था, लेकिन बस अनदेखा कर दिया। देव के पीछे 1000 चाकू साम्राज्य का एक युवक की आंखों में चमक थी। उसकी पुतलियां लगातार घूम रही थीं, जैसे विचार में खोया हो। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी और आखिरकार देव का नंबर आ गया। चांदी पदक। पत्थर की मेज के पहले एक बूढ़े ने धीरे से कहा। उसकी धुंधली आंखें उदासीनता से भरी। देव ने सिर हिलाया और भंडारण अंगूठी निकालने ही वाला था कि पीछे से तिरस्कार की हंसी आई। टाइप साम्राज्य का कचरा, खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। यहां से निकल जाओ और मुझे संभालने दो। एक कर्कश आवाज गूंजी, स्वर में घृणा भरा। देव ने भौहें सिकोड़ी, मुड़ा और एक मोटे युवक को देखा जो उसे तिरस्कार से नीचे देख रहा था, घमंडी और अहंकारी दिखता। तुम क्या देख रहे हो? टाइप साम्राज्य का कचरा, मेरे रास्ते से हटो और रुकावट मत बनो। मोटा युवक ने पूरी ताकत से चिल्लाया, जानबूझकर सबको सुनाने के लिए। साथ ही उसने थोड़ी दूर जितेश को देखा और जब जितेश के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान देखी तो वह आनंदित हो गया। मोटा युवक का नाम कनिष्क था। वह 1000 चाकू साम्राज्य की प्रतिभा था। उसे पता था कि जितेश ने उन्हें देव को मारने को कहा था। उसे समझ आ गया था कि जितेश और देव के बीच संघर्ष है, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग जितेश को प्रसन्न करने के लिए करना चाहता था। वह जानता था कि जितना अधिक वह देव को अपमानित करेगा, जितेश उतना ही खुश होगा। शायद वह उसे पीठ से धकेल सके और बिजली कारागार संप्रदाय में पेश कर सके।
जितेश के संतुष्ट मुस्कान को देखकर कनिष्क आनंदित हो गया। उसने सिर घुमाया और देव को ठंडे से देखा। क्या तुम बाहर हो? भाग जाओ। देव शांत रहा, लेकिन जब उसने कनिष्क और जितेश के बीच नजरों का आदान प्रदान देखा तो सब समझ गया। तुम हजार चाकू साम्राज्य के हो? बिल्कुल, मैं कनिष्क हूं, हजार चाकू साम्राज्य की प्रतिभा, हजार चाकू रैंकिंग पर 36वें स्थान पर। जैसे ही बोला, कनिष्क ने सिर ऊंचा किया, चेहरा घमंड से भरा। कनिष्क, देव ने मन ही मन तिरस्कार किया। क्या वह मौत मांग रहा है? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या शर्त? मैं शर्त लगाता हूं कि मुझे 6 से अधिक चांदी पदक मिलेंगे, देव ने शांतिपूर्वक कहा। अगर तुम जीतो तो मैं घुटनों पर गिरकर 3 बार सिर झुकाऊंगा, फिर तुम्हें दादाजी कहूंगा। अगर मैं जीतूं तो तुम वही करोगे। ये सुनकर कनिष्क ने हल्के से भौहें सिकोड़ीं और देव को संदेह से देखा। देव के शांत भाव को देखकर वह हिचकिचाया। क्या? हजार चाकू साम्राज्य का प्रतिभाशाली मेरे जैसे छोटे साम्राज्य के कचरे से शर्त लगाने की हिम्मत नहीं रखता? भूल जाओ, अगर हिम्मत न हो तो भाग जाओ, तुम कायर हो। देव ने होंठ मोड़े, तिरस्कार से मूल्यांकन खारिज किया। किसकी हिम्मत नहीं? शर्त लगाते हैं। मैं तुम्हारे छल में नहीं फंसूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी चांदी पदक संख्या को 10 में बदलना होगा। अगर 10 ना हो तो मैं जीतूंगा। ठीक है, निश्चित, देव ने आकस्मिक रूप से कहा। कनिष्क को तिरस्कार से देखते हुए, तुम हारने के बाद पीछे नहीं हटोगे ना? चिंता मत करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जो शब्द से मुकर जाएगा उसे भयानक भाग्य भुगतेगा। क्या तुम वास्तव में शर्त लगाने वाले हो? फिर से सोचो, अगर मैं जीतूं तो तुम्हें बड़ी मुसीबत होगी। हां हां, मुझे लगता है तुम डर गए हो। कनिष्क के होंठों पर मुस्कान आ गई। जितना अधिक देव देरी कर रहा था, उतना ही वह आश्वस्त हो रहा था। निश्चित रूप से यह आदमी उसे धोखा देना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके लिए कनिष्क हमेशा अविश्वसनीय रूप से चतुर था और इसमें नहीं फंसता। क्या तुम निश्चित हो? तुम्हारा धोखेबाज, जल्दी निकालो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, सब ध्यान से देखो। देव ने सिर हिलाया, भंडारण अंगूठी को कुछ बार छुआ और जैसे जादू से फुस्स, एक क्षण में चांदी के पट्टे पत्थर की मेज को ढक गए। एक नजर में सभी पदक चांदी के थे। मोटा अनुमान कम से कम 50 या 60 बताता है। एक क्षण में पूरा स्थान मृत्यु जैसी चुप्पी में डूब गया। सब ने हक्के बक्के चमकते चांदी पट्टों को देखा। लंबे समय बाद उनके चेहरों पर आखिरकार आश्चर्य दिखा। थोड़ी दूर जीवंत चर्चा कर रहे दर्शन और वंदन ने अचानक आश्चर्य की चीख सुनी। 83 टुकड़े, मेरा! यह सुनकर दर्शन और वंदन लगभग लड़खड़ा गए। वे दौड़े और जब उन्होंने उस मेज पर चांदी पदक देखे तो स्तब्ध रह गए। जैसे ही कनिष्क के लिए उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि वह मेज पर चांदी पदकों को हक्के बक्के देख रहा था। दर्जनों चांदी पदकों से निकलने वाली रोशनी लगभग उसे अंधा कर रही थी। कैसा लगा कनिष्क नियर ब्रदर? बुरा नहीं ना? देव ने कनिष्क को आधा मुस्कुराते हुए देखा। उसके होंठों पर अजीब मुस्कान खेल रही। बिना सोचे उसे पता था कि उस पल जितेश का क्या भाव था। यह कनिष्क पूरी तरह स्तब्ध था। हकलाते हुए यह के बाद आखिरकार बोला, यह असंभव है, असंभव। कनिष्क नियर ब्रदर, आंखों देखा सच है, तुम इनकार नहीं कर सकते। जल्दी वादा पूरा करो, तुम्हारे अच्छे पोते। देव के शब्दों से कनिष्क चौंक गया। जब उसने देव की चालाक मुस्कान देखी तो समझ गया कि वह शुरू से ही देव के जाल में फंस गया था। पछतावा, घृणा। इस पल कनिष्क मिश्रित भावनाओं से अभिभूत था, जैसे कि उसने गोबर का ढेर खा लिया हो। अत्यंत असुविधाजनक महसूस कर रहा था। तुम इनकार करने वाले नहीं हो ना? हजार चाकू साम्राज्य की प्रतिभा, इतने सारे लोग देख रहे हैं। देव ने अचानक याद दिलाया। कनिष्क आंसुओं के कगार पर था, लेकिन जैसा देव ने कहा, इतने सारे लोग देख रहे थे, वह वादे से मुकरने की हिम्मत न कर सका। अन्यथा कोई उस पर विश्वास न करेगा। लेकिन वह सबके सामने कैसे घुटनों पर गिरकर सिर झुका सकता था, विशेष रूप से जब दूसरा स्टार साम्राज्य का हो। अगर वह वास्तव में ऐसा करता तो न केवल खुद का चेहरा खो देगा, बल्कि हजार चाकू साम्राज्य का भी, और सबकी निंदा होगी। लड़के, ज्यादा मत बढ़ो। कनिष्क हार गया तो ठीक है,
सबसे बुरा, वह तुमसे माफी मांगेगा। अपनी किस्मत मत आजमाओ। इस पल 1000 चाकू साम्राज्य का एक युवक समूह के पीछे से चिल्लाया। एक ही साम्राज्य का सदस्य होने के नाते उसे कनिष्क की मदद करनी थी। हां, शर्त है। हमने पहले ही सहमति जताई थी और सबने सुना और देखा। तुम सोचते हो कि माफी मांगकर बात बन जाएगी? क्या तुम पागल हो? देव ने ठंडे से हंसा और बोलने वाले युवक को देखा। तुम। युवक इतना गुस्से से लाल हो गया, लेकिन एक शब्द न बोल सका। कनिष्क वास्तव में गलत था और अगर जारी रखता तो शायद वह भी फंस जाता। घुटनों पर गिरो और सिर झुकाओ कनिष्क। तुम इनकार करने वाले नहीं हो ना? देव ने नकली तिरस्कार से उसे देखा। तो 1000 चाकू साम्राज्य के सभी लोग इतने अविश्वसनीय हैं। अब से कौन तुम पर विश्वास करेगा? सही कहा, तुम्हें शर्त के परिणाम स्वीकार करने होंगे। घुटनों पर गिरो कनिष्क, घुटनों पर गिरो, अभी गिरो। कुछ अन्य साम्राज्यों के लोग चिल्लाए, न तो देव का समर्थन कर रहे थे न कनिष्क का, बस दृश्य का आनंद ले रहे थे। आसपास के दबाव को सहन न कर सका, कनिष्क ने दांत पीसे, मुट्ठियां कसीं और अचानक घुटनों पर गिर गया। बिजली की गति से 3 बार सिर झुकाया और फिर भाग गया। यों हो, कई लोगों की तिरस्कारपूर्ण हंसी के बीच 1000 चाकू साम्राज्य की प्रतिभा को किसी के सामने घुटनों पर झुकना पड़ा, विशेष रूप से छोटे साम्राज्य के व्यक्ति के सामने। संभावना थी कि 1000 चाकू साम्राज्य जल्द ही लहर रक्षक डोमेन भर में प्रसिद्ध हो जाएगा। 1000 चाकू साम्राज्य के युवाओं ने दांत पीसे, देव को तीव्र क्रोध से घूरा, चाहते हुए कि उसे जिंदा खा जाएं। उनकी हत्या की मंशा स्पष्ट थी। इन लोगों की हत्या भरी नजरों का सामना करते हुए देव काफी शांत रहा। उसने पहले ही यशस्वी और उसके समूह को मार चुका था। 1000 चाकू साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों को तो इन लोगों की परवाह क्यों करे? यह शक्ति का लाभ है। अगर उसके पास शक्ति है तो उसे गुस्सा निगलना नहीं पड़ता। अगर वह कमजोर होता तो कनिष्क के अपमान पर जवाब देना मूर्खता होती, लेकिन अब इसे कठोर कहा जाता है। 83 टुकड़े, वर्तमान में पहला स्थान। बूढ़े ने जोर से घोषणा की। उसकी आंखें प्रशंसा और खुशी से भरी देव को देख रही थीं। 83 अंक पूर्वी जिले के पिछले चयन प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा परिणाम है। पहले केवल बड़े साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञ ही ऐसा हासिल कर पाते थे। अप्रत्याशित रूप से इस वर्ष एक बड़े साम्राज्य से एक राक्षसी प्रतिभा भी उभरी है। पूर्वी जिले में जितनी अधिक प्रतिभा, उतने बेहतर परिणाम लहर रक्षक डोमेन की मुख्य प्रतियोगिता में हासिल कर सकते हैं। उस समय उसे भी कुछ पुरस्कार मिलेंगे, जो निश्चित रूप से उसे बहुत खुश करेगा। देव ने हल्के से मुस्कुराया और भीड़ की आश्चर्य भरी नजरों के बीच धीरे से किनारे पर गया। वास्तव में उसके पास अभी भी 100 से अधिक चांदी पदक बाकी थे जो उसने नहीं निकाले थे, अन्यथा यह स्थान शायद फट जाता। टाइप साम्राज्य के लोगों के लिए इतने सारे चांदी पदक जीतना बिल्कुल अभूतपूर्व है और आसपास के सभी स्तब्ध हैं। आश्चर्य के बीच कुछ लोगों ने संदेह भी दिखाया और देव की शक्ति पर सवाल उठाए। यह देव नाम का आदमी वास्तव में इतने सारे चांदी पदक प्राप्त करने में सफल हो गया, और वह स्टार साम्राज्य से है, उस तरह के दुर्गम साम्राज्य से। ले युजोंग में ग्रे बालों वाले बूढ़े की आंखों में तेज चमक थी। हमें इस लड़के को ले युजोंग में जीतने का तरीका ढूंढना होगा। यह सुनकर जितेश ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें चमकीं जैसे विचार में डूबा हो। यह व्यक्ति स्टार साम्राज्य से आता है, फिर भी इतने सारे चांदी पदक जीत लिया। इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। रक्त राक्षस संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से देव की शक्ति पर संदेह करते हुए। यह समझ में आता था, क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय चयन प्रतियोगिता में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह देव न तो विनम्र है न अहंकारी। वह 1000 चाकू साम्राज्य के लोगों से बिल्कुल नहीं डरता और न ही अहंकारी या अधीर है। अगर वह तलवार संप्रदाय में प्रवेश कर प्रशिक्षण ले सके तो भविष्य में निश्चित रूप से एक शक्ति बन जाएगा। तलवार संप्रदाय से लंबे बालों वाले बूढ़े ने दाढ़ी सहलाते हुए सांस ली। कहा कि वह देव की भावना को उसकी प्रतिभा और शक्ति से अधिक महत्व देता है। ऐसी प्रतिभा को संभवतः बिजली कारागार संप्रदाय और रक्त राक्षस संप्रदाय कड़ी टक्कर देंगे।
हमारे तलवार संप्रदाय को थोड़ा लाभ नहीं। उसके पास एक बुजुर्ग ने हल्के से सांस ली। चलो देखते हैं भाग्य क्या लाता है। लंबे बालों वाले बूढ़े ने भी हल्के से सांस ली। गणना जारी रही, लेकिन सभी चांदी पदकों की गिनती होने तक किसी के पास देव से अधिक नहीं था। हालांकि कई लोगों को कुछ गड़बड़ लगी। 200 गिने गए लोगों में लगभग आधे बड़े साम्राज्यों से थे। विशेष रूप से 1000 चाकू साम्राज्य और डार्क नाइट साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ जैसे यशस्वी प्रकट नहीं हुए। क्या कुछ हुआ? ध्यान देने योग्य है कि पूर्वी जिले के पिछले चयन परीक्षणों में 3 बड़े साम्राज्य मूल रूप से पूर्ण स्टाफ वाले थे। कम से कम 50 में से 40 जीवित रहते थे, लेकिन अब आधे से कम ही आए हैं। 3 बड़े साम्राज्यों की संयुक्त आबादी अधिकतम 70 या 80 थी, शायद इससे भी कम। जो भी चांदी टोकन धारक हो, उसे आध्यात्मिक पैटर्न सरणी द्वारा प्रसारित होना चाहिए। चूंकि ये लोग बाहर नहीं आए, तो केवल एक संभावना है, वे क्लाउड पहाड़ों में मर गए। लेकिन करीब से देखें तो यह अव्यावहारिक लगता है। ऐसा शीर्ष विशेषज्ञ जैसे यशस्वी, जिसका अभ्यास स्तर ज्वनलिंग राज्य का 6ठा स्तर है, और यहां तक कि चयन प्रतियोगिता में शीर्ष 3 पसंदीदा में से एक, पहाड़ी श्रृंखला से जीवित न निकल सका। शक्ति के मामले में शायद कुछ ही लोग उनका मुकाबला कर सकें। क्या वे राक्षस जानवरों द्वारा मारे गए? विभिन्न आवाजें इस पर चर्चा कर रही थीं। उनके चेहरे भ्रम से भरे और वे सहमति पर नहीं पहुंच सके। कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका। यहां तक कि गणना के प्रभारी 3 बूढ़े पुरुष और प्रमुख शक्तियों के लोग भी इसे समझ नहीं पाए। वे आने से पहले पूरी तरह शोध कर चुके थे। उनके पास हर बड़े साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों की सूची थी, और कुछ को उन्होंने विशेष रूप से जीतने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन अब काफी संख्या में लोग बाहर ही नहीं आए, जो वास्तव में अजीब है, यहां तक कि विचित्र। देव एक बड़े पेड़ से टिका, हल्के से आंखें बंद कर आराम किया, और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे डर है कि किसी ने कल्पना भी न की हो कि वे बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाएं, जो अभी तक उभरी नहीं हैं, सभी उसके हाथों मर गईं। विशेष रूप से प्राचीन मीनार के अंदर उसने गिनती खो दी थी कि कितने बड़े साम्राज्यों के लोगों को उसने मारा। वे अंगूठियां अभी भी उसके पास हैं। निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, कोई सोचेगा नहीं, यहां तक कि विचार भी नहीं करेगा कि देव ने ऐसा किया हो। देव ने जानबूझकर केवल चांदी पदकों का एक हिस्सा निकाला इसी कारण से। अन्यथा लोग निश्चित रूप से संदेह करते, और वह उन बड़े साम्राज्यों का ध्यान आकर्षित करता जो विनाशकारी होता। जल्द ही गणना के प्रभारी 3 बूढ़े पुरुषों ने भी पाया कि चांदी पदकों की संख्या अपर्याप्त है। 100 से अधिक गायब हैं। गायब चांदी पदकों की संख्या लगभग उन बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाओं की संख्या के बराबर है जो प्रकट नहीं हुए, जिससे लोग अनुमान लगाते हैं कि वे प्रतिभाएं शायद पहाड़ों में मारी गईं और चांदी पदक वहीं छूट गए। कम लोग क्लाउड पहाड़ों के बारे में ज्यादा जानते हैं। शायद अंदर कुछ भयानक प्राणी जाग गए हों। ये लोग शायद इसी कारण मर गए। निश्चित रूप से कोई अनुमान न लगाएगा कि वे किसी अन्य द्वारा मारे गए। एक और चांदी पदक पर्याप्त नहीं है। अगर कोई किसी अन्य द्वारा मारा जाता है तो चांदी पदक निश्चित रूप से ले लिए जाते। इसके अलावा यशस्वी और उसके समूह की शक्ति को देखते हुए इस समूह में शायद बहुत कम लोग होंगे जो वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। 3 बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस मामले को अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करें और कुछ विशेषज्ञों को क्लाउड माउंटेन रेंज की जांच के लिए भेजें। एक और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पहाड़ी श्रृंखला में कोई भयानक चीजें हैं, और दूसरी ओर देखने के लिए कि क्या वे उन बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाओं की लाशें ढूंढ सकें ताकि उन्हें स्पष्टीकरण दे सकें। आखिरकार ये प्रतिभाएं बड़े साम्राज्य द्वारा बड़ी मेहनत से विकसित की गई थीं, और एक साथ आधे से अधिक खोना बहुत कठिनाई भरा था, बिना किसी चेतावनी के। वे निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। पूर्वी जिला चयन प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। पहला स्थान स्टार साम्राज्य के देव को पुरस्कार 83 अंक। अस्थाई पत्थर मंच पर एक बूढ़े ने घोषणा की। हालांकि वे पहले से ही परिणाम जान चुके थे, फिर भी कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे।
न केवल क्योंकि देव के पास सारे चांदी पदक थे, बल्कि क्योंकि वह दुर्गम साम्राज्य से आया था। बड़े पैमाने के साम्राज्य का सदस्य जो बड़े पैमाने के साम्राज्य के सदस्य को हराकर पूर्वी जिला चयन टूर्नामेंट का चैंपियन बना, जो टूर्नामेंट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बड़े साम्राज्यों की वे प्रतिभाएं, उनमें से कौन ऊंचा नहीं था, मध्यम और यहां तक कि छोटे साम्राज्यों पर श्रेष्ठता का भाव रखता था। अब हालांकि एक मध्यम साम्राज्य का व्यक्ति उनके ऊपर खड़ा था, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें काफी असहज कर रहा था। इसके विपरीत कुछ मध्यम साम्राज्यों और कुछ बड़े साम्राज्यों के लोग उत्साह से भरे थे, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि देव ने उनके लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी। निश्चित रूप से कुछ लोग, शायद काफी संख्या, देव पर संदेह कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाएं थीं। वे विश्वास नहीं करते थे कि छोटे साम्राज्य का कोई व्यक्ति इतने सारे चांदी पदक जीत सकता है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पत्थर मंच के नीचे की भीड़ में दर्शन और वंदन ने नजरें मिलाईं, उनके चेहरों पर गंभीरता और संदेह की झलक। क्या देव प्राचीन मीनार की 7वीं मंजिल पर यशस्वी और उसके समूह द्वारा घेर लिया गया था? वह अभी भी कैसे जीवित है और इतने सारे चांदी पदक कैसे निकाले? यह सोचकर कि यशस्वी और बाकी बाहर नहीं आए, दोनों अविश्वास के बावजूद अभी भी एक विचार रखते थे। बहुत संभावना थी कि यशस्वी और बाकी देव के हाथों मर गए। यह भी स्पष्ट करता है कि देव इतने सारे चांदी पदक कैसे निकाल सका। हालांकि फिर भी वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि देव अपनी शक्ति के साथ यशस्वी और अन्य 3 को हरा सके। यहां तक कि उस सफेद कुत्ते की मदद से भी यह असंभव था। दूसरा स्थान नदी साम्राज्य वंदन 61 अंक, तीसरा स्थान नदी साम्राज्य दर्शन 57 टुकड़े, चौथा स्थान शीर्ष 10 की सूची जारी हो गई है। केवल एक मध्यम साम्राज्य का व्यक्ति है जो अभी भी नंबर 1 है। बाकी 9 सभी बड़े साम्राज्यों से आते हैं। पहले शीर्ष 10 सभी बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाएं थीं। पत्थर मंच पर पहुंचकर देव ने अपनी इच्छानुसार पुरस्कार प्राप्त किया। 3 बोतलें मज्जा शोधन गोलियां प्लस 1000 आध्यात्मिक क्रिस्टल। आध्यात्मिक क्रिस्टल मायने नहीं रखते। देव के पास इतनी भंडारण अंगूठियां थीं और अंदर का सामान निश्चित रूप से बहुत पैसा ला सकता था। मुख्य बात मज्जा शोधन गोली थी, एक दुर्लभ और कीमती औषधि। इस मज्जा शोधन गोली के साथ देव को पूर्ण विश्वास था कि वह चौथे स्तर के शारीरिक शरीर तक सफलता प्राप्त कर सकता है। सभी पुरस्कार वितरित होने के बाद 3 बुजुर्गों ने कुछ और शब्द कहे और आखिरकार उनमें से एक ने सारांश दिया। यह पूर्वी जिला चयन प्रतियोगिता अब समाप्त हो गई है। रैंकिंग 3 घंटों में घोषित की जाएगी। जो अपनी रैंकिंग से असहमत हों, वे अपनी राय दे सकते हैं। अगला है अभ्यास और आदान प्रदान सत्र, जहां बर्फ आत्मा महल, बिजली कारागार संप्रदाय, रक्त राक्षस संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के शिष्य भेजे जाएंगे। शीर्ष 30 शिष्यों को उनके साथ अभ्यास और आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। इसके बाद 3 बुजुर्ग देव और बाकियों के साथ पत्थर मंच से उतर गए। साथ ही बर्फ आत्मा महल सहित 4 शक्तियों ने प्रत्येक एक शिष्य को पत्थर मंच पर भेजा और हल्के से झुके। सज्जनों, मेरा नाम शैलेश है, बिजली कारागार संप्रदाय का प्रारंभिक शिष्य। कौन सा मित्र मुझसे अभ्यास करना चाहेगा? पत्थर मंच पर नीली रोब वाले युवक ने हल्के से मुस्कुराया। सो काला आदान प्रदान और प्रतियोगिता वास्तव में इन शक्तियों के लिए भर्ती कार्यक्रम था। प्रत्येक संप्रदाय अपने शिष्यों को भेजता है, जो फिर किसी भी संप्रदाय के साथ अभ्यास कर सकता है जिसमें रुचि हो। जीतना या हारना लक्ष्य नहीं, मुख्य बात इस अवसर का उपयोग अपनी मंशा व्यक्त करने के लिए है। निश्चित रूप से केवल शीर्ष 30 लोगों को यह अवसर मिलता है। इसके अलावा अगर ये प्रमुख शक्तियां किसी विशेष व्यक्ति को चुनती हैं, तो यहां तक कि शीर्ष 30 के बाहर रैंक वाला व्यक्ति को शीर्ष में पदोन्नत किया जा सकता है। शैलेश पत्थर मंच पर खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान, नीचे की भीड़ को देखता हुआ। मैं करूंगा शब्द समाप्त होने से पहले एक आकृति पत्थर मंच पर कूद गई। वो सीनियर ब्रदर, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं नदी साम्राज्य से हूं। उम्मीद है आप दया दिखाएंगे और मुझे मार्गदर्शन देंगे। गहरे रंग की त्वचा वाला युवक ने हाथ जोड़े।
शैलेश ने हल्के से मुस्कुराया। निश्चित रूप से, यहां रुकते हैं। जूनियर ब्रदर मिंग, अपनी चाल चलो। तो मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। फुस! मनप्रीत कूदा और तुरंत शैलेश की ओर दौड़ा, जबकि शैलेश अपनी जगह पर खड़ा रहा। धम! मनप्रीत ने मुट्ठी मारी और ध्वनि बूम गूंजी। हालांकि शैलेश ने आकस्मिक रूप से एक कदम आगे बढ़ाया और आसानी से मुट्ठी से बच गया। फिर मनप्रीत का भाव थोड़ा कठोर हुआ और उसने कई मुट्ठियां लगातार मारीं, लेकिन शैलेश ने सभी को आसानी से बच लिया। पत्थर मंच के नीचे देव की आंखों में चमक चली गई। यह शैलेश का अभ्यास निश्चित रूप से झुअन्नलिंग राज्य का ऊपरी तीसरा स्तर था। उसके पास युद्ध कौशल की गहरी समझ थी, अन्यथा वह शैलेश की मुट्ठी तकनीक की खामियों को इतनी आसानी से न देख पाता। जैसे जैसे योद्धा का अभ्यास स्तर बढ़ता है, युद्ध कौशल तकनीकों की उनकी समझ धीरे धीरे गहरी होती जाती है। बाकी शैलेश द्वारा मिंग हाउ के हमले को आसानी से बचते देख आश्चर्य से चिल्ला उठे। जैसा कि अपेक्षित था, बिजली कारागार संप्रदाय का मास्टर। जल्द ही मनप्रीत ने दर्जनों चालें छोड़ीं, लेकिन वह अभी भी शैलेश को नुकसान न पहुंचा सका। इस बिंदु पर शैलेश को मिंग हाउ की शक्ति का सामान्य विचार हो गया था और स्थिति की बेहतर समझ। धम! जोरदार धमाके के साथ मनप्रीत का शरीर कांपा और वह तेजी से पीछे हटा, केवल पत्थर मंच के किनारे पर रुक गया, पसीने से तर और जोरदार सांस लेता। वो सीनियर ब्रदर, मैं हार गया। धन्यवाद कि आपने मुझे आसान बनाया। मनप्रीत ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े। उसे पता था कि अगर शैलेश ने रोक न रखी होती तो वह एक पल भी न टिक पाता। निश्चित रूप से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, अपनी पूरी शक्ति प्रकट कर दी। जैसे ले युजोंग सोचता है, वह देखने वाली बात है। आपकी उपज को सराहता हूं। शैलेश ने हल्के से मुस्कुराया और पत्थर मंच से उतर गया। बुजुर्ग को रिपोर्ट, यह व्यक्ति काफी सक्षम है और शिष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बिजली कारागार संप्रदाय क्षेत्र में लौटकर शैलेश ने सम्मानपूर्वक उसके पास खड़े सफेद बालों वाले बुजुर्ग को संबोधित किया, जिसने हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद रक्त राक्षस संप्रदाय ने एक शिष्य को मंच पर भेजा। कुछ औपचारिक बातों के बाद एक लंबा युवक मंच पर आया। पिछले दौर की तरह रक्त राक्षस संप्रदाय का शिष्य रुका। लंबे युवक के साथ दर्जनों प्रहारों का आदान प्रदान किया, फिर अंत में उसकी शक्ति और योग्यता का मूल्यांकन करने के बाद उसे हराया। अगला तलवार संप्रदाय है। हालांकि काफी देर लगी इससे पहले कि तलवार संप्रदाय से कोई चुनौती दे। जैसा कि सब जानते हैं, मौजूद 4 शक्तियों में तलवार संप्रदाय सबसे कमजोर है। इसलिए कई लोगों की पहली पसंद अन्य 3 संप्रदाय हैं। मंच पर चढ़ने वाला शिष्य शायद जानता था कि वह बिजली कारागार संप्रदाय की स्वीकृति न पा सकेगा, इसलिए तलवार संप्रदाय को दूसरा विकल्प बनाया। फिर बर्फ आत्मा महल है। बर्फ आत्मा महल से केवल 3 लोग आए थे और आश्चर्यजनक रूप से प्रमुख सुंदर महिला ही पत्थर मंच पर चढ़ी। सुंदर महिला 30 वर्ष से कम लग रही थी। उसने बर्फ नीला वस्त्र पहना था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, आकृति सुंदर और हर कदम में कुलीनता और पवित्रता फैलाती, जिससे दर्शकों में कई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हालांकि सुंदर महिला का भाव कुछ ठंडा था। उसने दर्शकों को उदासीनता से देखा और हल्के से सिर हिलाया। बर्फ आत्मा महल मुख्य रूप से आध्यात्मिक पैटर्न प्रतिभाओं को विकसित करता है। युद्ध प्रतिभा द्वितीयक है। वास्तव में एक बार किसी के आध्यात्मिक पैटर्न की महारत निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तो उनकी युद्ध शक्ति योद्धा से कम नहीं होती। इसके अलावा बर्फ आत्मा महल हमेशा केवल महिलाओं को भर्ती करता है, जो उसके चयन पूल को और विस्तारित करता है। उसकी सुंदर आंखें दर्शकों पर घूमीं, लेकिन उसे संतोषजनक उम्मीदवार न मिला और वह सांस न ली। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसकी नजर भीड़ के पीछे एक आकृति पर टिक गई। वह एक युवा लड़की थी, 16-17 वर्ष की, सुंदर और आकर्षक। इस पल वह सिर नीचे किए थी, चेहरे पर उदासी का निशान, विचार में खोई। लेकिन सुंदर महिला का ध्यान लड़की की उपस्थिति पर नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक पैटर्न उतार चढ़ाव पर था। वह 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक पैटर्न मास्टर थी,
जिसके पास आध्यात्मिक पैटर्न को समझने की अद्भुत क्षमता थी, और उसे महसूस हुआ कि यह लड़की सरल नहीं है। मिस, क्या आप कृपया एक पल के लिए यहां आ सकती हैं? सुंदर महिला ने मुस्कुराया, जो दुर्लभ था, और एक दिशा को देखा। तुरंत सबने उसकी नजर का अनुसरण किया और उनकी आंखें उसी स्थान पर गिरीं। वहां एक युवा लड़की खड़ी थी। अक्षिता भीड़ के पीछे खड़ी थी। जब उसे पता चला कि देव ने पूर्वी जिला चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता, तो वह स्तब्ध और खुश दोनों थी। निश्चित रूप से उसका निर्णय अच्छा था, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा जटिल महसूस हुआ। देव की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि उसने पूर्वी जिला चयन प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता, जबकि वह उसके कदमों से ताल न मिला पा रही है और शीर्ष 100 में भी नहीं आ सकी। स्वाभाविक रूप से उसे निराशा और उदासी महसूस होगी। अक्षिता भी एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली लड़की थी, जिसके पास अपनी गरिमा थी। वह देव से ईर्ष्या नहीं करती थी, लेकिन महसूस करती थी कि उसके गर्लफ्रेंड के रूप में कम से कम प्रतिभा और क्षमता के मामले में उसके योग्य होनी चाहिए। वह जीवन भर देव पर निर्भर रहने वाली महिला नहीं बनना चाहती, लेकिन एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि क्या करना है, इसीलिए उसके चेहरे पर चिंता भरी थी। उस पल सबकी नजरें उस पर मुड़ गईं। अक्षिता चौंक गई। उसने सिर उठाया और पत्थर मंच पर एक सुंदर महिला को मुस्कुराते हुए उसे देखते देखा। यह दृश्य देखकर देव भी कुछ आश्चर्यचकित था।